हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। होप्स आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी और अभी इस वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी रिलीवेंट है और काफ़ी सारे बच्चों को इसमें डाउट होता है। तो टैक्स हम कर रहे थे फिलहाल। तो टैक्स की एक छोटी सी 10-15 मिनट की वीडियो है जिसमें एक छोटा सा जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है मोस्टली रेजिडेंशियल स्टेटस, या फिर आप कहोगे कि कोई जो है यहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, या फिर उस पर टैक्स जो आप लगाओगे वो किस बिहाफ पर लगाते हो। तो वही हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहता है ये, रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी मीन्स कि कोई यहाँ का रेजिडेंट है या नहीं है, अगर वो आपको चेक करना है या किसी पे टैक्स लगाना है तो क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले गाइस ये क्या कहता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स डिपेंड ऑन, मतलब क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर टैक्स लगेगा तो वो टैक्स डिपेंड करेगा। डिपेंड करेगा किस चीज पर। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि इनकम टैक्स जो लगाया जाएगा वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इनकम क्या रहेगी। दूसरा इस बात पे निर्भर करता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो आपके मतलब टैक्स आप जिसके ऊपर लगा रहे हो, आपका एसएससी जो है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। इन दो चीजों पे मैटर करता है गाइस। तो अगर हम बात करें, पहले देखिए नेचर ऑफ इनकम की, मतलब कब जो है इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। इनकम टैक्स मींस इनकम के ऊपर टैक्स लगना। तो नेचर ऑफ इनकम में दो चीजें आपकी रहेंगी। पहला कहता है कि इंडियन इनकम है, दूसरा कहता है फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है तो क्या रहेगा और फॉरेन इनकम है तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम यही चीज चेक करेंगे, क्योंकि आपकी टैक्स हम इंडिया की इनकम पे लगाते हैं या फॉरेन इनकम पे लगाते हैं, ये बात आपकी रहेगी। तो देखिए, जब आपको नेचर ऑफ इनकम चेक करना होता है, नेचर ऑफ इनकम, क्योंकि इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ इनकम जब आप चेक करोगे तो अगर आपको ये कहता है पहला, इफ एनी इनकम, कोई भी इनकम या तो आपको रिसीव हुई हो इंडिया के अंदर, या आपने क्या किया उसको कमाया हो, एक्रू या अराइज। मीन सिंपल सी बात है, कोई भी इंडिया की इनकम कब कहलाएगी, या तो आपका जो सोर्स है जहां से इनकम आपको अराइज हो रही है वो इंडिया में हो, या दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी आपको वो रिसीव जो है वो इंडिया में हुई हो, ठीक है। और एंड का मतलब क्या कहता है कि इन दोनों में से, ठीक है, एक्रू एंड जो रिसीव है, इन दोनों में से अगर एक्रू और रिसीव एक भी कंडीशन होती है तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इंडियन इनकम। दिस इनकम इज नोन एज इंडियन इनकम, ठीक है। अभी देखिए क्या कहता है नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कहता है इफ एनी इनकम, ठीक है, इफ एनी इनकम एक्रू और अराइज, ये आप कहोगे एंड रिसीव्ड बोथ इन आउटसाइड द इंडिया, देन इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम। तो वो हमारी इंडिया की इनकम नहीं रहेगी, वो हमारी क्या रहेगी, बाहर की रहेगी। सिंपल सी हम बात करें तो हमने कहा कि इनकम के ऊपर टैक्स लगाते, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इनकम कहाँ की है। यानी कि इंडिया की इनकम होगी तभी आप इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स लगाओगे। तो उसमें दो कंडीशन रहेगी, या तो आपको वो रिसीव इंडिया के अंदर हुई है या आपने उसको कमाया इंडिया के अंदर है। दोनों में से अगर एक भी बात आपकी सही हो जाती है तो आपका क्या कहलाएगा, वो इंडियन इनकम कहलाएगा, ठीक है। और दूसरी बात में क्या कहलाता है कि अगर दोनों ही नहीं, तो आपने अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, सिंपल एक कंडीशन को भी अगर आपने, देखो दोनों हो गई तो कोई इशू ही नहीं है। अगर सिंपल एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया तो भी वो इंडियन इनकम हुई। तो आपको दूसरी को तो चेकआउट ही नहीं करना, आपको देखना रिसीव हुई है या अपने अर्न करी है। दूसरी बात में देखिए, दूसरी में क्या कहता है, अगर ये दोनों में से एक भी बात आपकी सेटिस्फाई ना हो, नहीं मतलब क्या, एक्रू और अराइज,
ठीक है, मतलब आपने कमाया है या इसका रिसीव्ड किया, दोनों ही आपकी इंडिया से बाहर हुई है, क्योंकि अगर एक भी हो जाती तो वो तो इंडियन बन जाएगी। अगर दोनों ही आपकी आउटसाइड द इंडिया बन गई बच्चे, तो वो हमारी क्या रहेगी, दिस इनकम इज नोन एज फॉरेन इनकम। तो इस इनकम को हम क्या बोल देंगे, फॉरेन इनकम बोल देंगे। तो ये एक क्वेश्चन ही आता है बेसिकली आपके एग्जाम में, बार बार रिपीट किया जाता है कि कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल रहेगी, या इंडिया की रहेगी या बाहर की रहेगी। तो आपको देखना है कि वो इंडिया के अंदर रिसीव हुई है या नहीं हुई है, या आपने कमाया उसे इंडिया में। जैसे आपका काफी बार क्वेश्चन आता है कि मान लिया कोई भी कंट्री जैसे पाकिस्तान से कोई भी इनकम अगर आपको रिसीव हुई है कहाँ पे, इंडिया में, तो आपकी क्या सी टैक्सेबल इनकम होगी या नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, आपने कमाया वहां पर है लेकिन रिसीव तो आपको यहाँ पर हो रही ना, तो वो आपकी इंडियन की इनकम मांगनी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद सेकंड जो टॉपिक रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या है कि आप ये देखोगे कि कोई भी जो है सिटीजन है वो रेजिडेंट है या नहीं, उसके लिए कंडीशन होती है। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा, काफी सारे क्वेश्चन निकलेंगे, वो हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले तो हमें चेक करना है रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है। तो या तो कोई भी कैंडिडेट क्या होगा, रेजिडेंट, या क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। दो केस हो गए। अब जो रेजिडेंट होगा ना, उसके भी दो चीजें दो तरह से डिवाइड कर दोगे, या तो वो क्या रहेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या क्या रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या असाधारण आप कहोगे रेजिडेंट या साधारण रेजिडेंट। अब बात आती है कि कब उनको रेजिडेंट माना जाएगा या कब उनको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। दो तरह की आपने टैक्स में कंडीशन पढ़ी होगी, पहली तो होती है बेसिक कंडीशन और दूसरी होती है एडिशनल कंडीशन, ठीक है। जब हम बात करेंगे रेजिडेंट की या फिर नॉन रेजिडेंट की, जब भी आपको ये देखना है कि कोई भी जो है सिटीजन, वो मतलब कोई भी पर्सन जो है एसएससी जो है वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी पूरी करता है, क्राइटेरिया इज बेसिक कंडीशन, ठीक है, दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से अगर सिंगल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है तो बच्चे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा रेजिडेंट, ठीक है। अगर दोनों में से एक को भी वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। या सिंपल सी बात है, दोनों कंडीशन में से किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। और रेजिडेंट में क्या था, दो कंडीशन हम पढ़ेंगे, दोनों में से अगर एक भी, दोनों कर जाए तो कोई इश्यू ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर दोनों में से एक भी वो कर जाता है, और एन, यानी कि या तो एक कर जाए या वो दोनों ही कर जाए, दोनों ही बात, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा जी। चलिए, जब हमने रेजिडेंट देख लिया तो रेजिडेंट को भी हम टू तरह से क्लासिफाई कर देंगे, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। इसमें क्या है, हमें चेक करनी होती है कि आपकी एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। कोई भी कैंडिडेट जो है वो अगर एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर दो एडिशनल कंडीशन रहेगी सेम, अगर वो दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। अदरवाइज अगर दोनों में से दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, इफ ही सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, अगर वो दोनों ही एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा गाइस, तभी वो क्या बनेगा, एक तरह से नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। चलिए पहले देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के केस में हमने क्या कहा कि वन और बोथ, अगर वो एक या दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो रेजिडेंट बोलेंगे। अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, और कंडीशन कौन सी, बेसिक कंडीशन, तो आपका क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। और फिर बात थी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की, तो उसमें हमने क्या कहा कि अगर वो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इफ ही सेटिस्फाई, और कंडीशन कौन सी, एडिशनल कंडीशन गाइस, अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, इट मींस वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन एक क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक ही वीडियो में 5-6 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, लेकिन 5-6 जो क्वेश्चन है वो बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। चलिए अगर हम बात करें तो मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन ये बनता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस की फॉर्म में देखते तो एक जो साधारणतः एसएससी होते हैं उसे कितनी तरह से कैटेगराइज किया जाता है या कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। तो आंसर आपको ध्यान से सुनना है, आप दो नहीं करोगे, आंसर आपका क्या रहेगा, तीन कौन से रहे, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है,
क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कुछ है ही नहीं ना, नॉट ऑर्डिनरी है, तो इसको छोड़ दोगे, ये तीन आपकी कैटेगरी बन जाएगी, रेजिडेंट, नॉट रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो तीन श्रेणियों में जो है किसी भी रेजिडेंट को क्लासिफाई कर दिया जाता है, क्योंकि ये तो रेजिडेंट ही नहीं है हमारा। चलिए, होप सो क्लियर हो गई होगी चीजें। दूसरा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टैक्स इंसिडेंट लगेगा नहीं लगेगा, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 आप कह सकते हो। तो यहाँ पर सिंपली आपको दिया है टैक्स इंसिडेंट ऑन एन एसएससी डिपेंड्स ऑन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, वो किस पे निर्भर करेगा, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करेगा, ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी इज टू डिटरमाइन विद रेफरेंस टू हिज रेजिडेंस इन इंडिया। तो वैसी बात है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं, उसी चीज के लिए हम ये चीज चेक करेंगे, जो भी हमने बोला है कि एडिशनल कंडीशन है या बेसिक कंडीशन है, जो भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो वही चीज इसने बोली है, जैसे मैंने कैटेगराइज किया, तो एज पर सेक्शन 6, यानी कि सेक्शन 6 के अंदर बोला है इंडिविजुअल को डिवाइड कर सकते हो, एक तो आप रेजिडेंट या फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में, दूसरा कहता है कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, फिर आपका नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो तीन तरह से आपकी क्लासिफाई हो जाएगी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा हमारा क्या बन गया, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एक रेजिडेंट था, एक नॉट रेजिडेंट था। उसी के केस में रेजिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो पहला तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, दूसरा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया, तीसरा नॉन रेजिडेंट, यानी कि वो आपका देश का निवासी ही नहीं है। तो तीन तरह से आपने कैटेगराइज कर दिया, तो तीन आंसर रहेगा। अब बात कर रहे थे हम बेसिक कंडीशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बेसिक कंडीशन मैंने क्या कहा कि आपको बेसिक कंडीशन ध्यान रखने की एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, ठीक है। पहली बेसिक कंडीशन में वो ये कहना चाहता है कि वो जो है नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं, कि कोई भी जो है पिछले साल में एटलीस्ट, प्रीवियस ईयर 2 ईयर रहते हैं, एक असेसमेंट ईयर एक प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले वाली क्लास में ही बोला था कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपने इनकम को अर्न किया है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपने टैक्स को लगाना है, ठीक है, टैक्स का मूल्यांकन करना है, वो आपका रहेगा। तो आज आप ऐसे मतलब असेस कर रहे हैं तो पिछले साल के बिहाफ पर करोगे, प्रीवियस ईयर के बेस पे करोगे, तो पिछले साल में कम से कम वो 365 डेज में से, टोटल 365 डेज होते हैं, एटलीस्ट वो 182 दिन जो है वो इंडिया में रहा हो, ठीक है। ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, कम से कम 182, ज्यादा कितना भी हो सकता है, ज्यादा का कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। या दूसरी बात जो वो कहता है, दूसरी चीज में देखिए साथ में सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन होगी, सेकंड में कहता है ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी बात में कहता है कि ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर पहली की बात करें सिंपल थी, दूसरी में क्या कहता है कि 60 दिन या उससे ज्यादा पिछले सालों में हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएट द प्रीवियस ईयर। अब इसने दो कंडीशन एक साथ लगा दी, मतलब क्या कहना चाहता है कि पिछले साल में तो एटलीस्ट वो 60 दिन रहा हो, और पिछले 4 सालों में, पिछले साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, दो कंडीशन का मर्ज करके एक बात इसने बोली है, ठीक है। देखिए, अगर वो दोनों ही, ये दो आपकी कंडीशन होगी, दो बेसिक कंडीशन जिसे बोलते थे, और उसने क्या कहा था, अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से एक भी कंडीशन को वो संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन आपसे पूछी जाए तो आपको याद कर लेना सिंपली पिछले साल में से 182 दिन। एक क्वेश्चन तो यही आता है कि प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहेगा, 182 डेज। दूसरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आपने इनकम को अर्न किया है, असेसमेंट ईयर जिस पे आप टैक्स लगाओगे, कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, बेसिक कंडीशन दूसरी क्या रहेगी,
पिछले साल में तो वो एटलीस्ट, अगर ऐसा हो कि पिछले साल में 182 दिन वाला नहीं करता तो दूसरी कंडीशन पे चले जाएंगे हम। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, मान लिया कि वो कहता है कि पिछले साल में तो वो 60 डेज हमारा इंडिया के अंदर रहा है, बट पिछले 4 सालों में, उससे 4 सालों में, एंड हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 ईयर इमीडिएट द प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। लगातार पिछले 4 सालों की बात कर रहा है कि लगातार पिछले 4 सालों में 365 दिन, यानी कि सीधी सी बात है पिछले 4 सालों में 1 साल वो इंडिया में रहा और लगातार होना चाहिए प्रीसीडिंग, ये बात याद रखना। और दूसरा कहता है कि पिछले साल में 60 दिन। तो ये आपकी दो बेसिक कंडीशन होगी, दोनों में से अगर वो एक को भी सेटिस्फाई कर देता है गाइस, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। नॉर्मल केस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे केस में देखिए, दूसरा केस है हमारा एडिशनल कंडीशन वाला। एक बार एडिशनल कंडीशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा उसमें चेंज है वो पढ़ेंगे। चलिए, एडिशनल कंडीशन में देखिए कहता है ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया। वो क्या होना चाहिए, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया एट लीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। वो क्या होना चाहिए, एडिशनल कंडीशन में क्या कहता है, ही हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया, कि वो आपका इंडिया का निवासी होना चाहिए। कब निवासी होना चाहिए, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, पिछले 10 सालों में से कम वो 2 साल आपके इंडिया का निवासी होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी एडिशनल कंडीशन में क्या कहता है, ही हैज बीन इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days or more during the 7 year immediate the preceding the relevant previous year। क्या कहना चाहता है, पहले वाले में तो सिंपल सी बात बोली कि पिछले 10 सालों में और 2 साल वो रहे। दूसरे में क्या बोलता है, ठीक है, और ये आपको याद रखना, हमेशा वो प्रीवियस ईयर बोलेगा, रिलीवेंट और कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरी कंडीशन में, एडिशनल कंडीशन में वो कहता है कि अगर ही हैज बीन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days 730 दिन या उससे ज्यादा 7 ईयर, यानी कि पिछले 7 सालों में कम से कम वो 730 दिन रहा हो, तो ये आपकी दोनों क्या है, एडिशनल कंडीशन है। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा गाइस, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, तो हम उसे क्या बोला था उसने, देखिए पहला हमने क्या कहा था, अगर बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर बेसिक कंडीशन दोनों में से एक को सेटिस्फाई करता है तो क्या बन गया, अब यहाँ से देखिए क्लियर हुआ, हमने क्या कहा था, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट के लिए हम क्या चेक करेंगे, हमारी थी बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में मैंने क्या कहा, पिछले साल में, उसने पहली बात तो ये दोनों में से एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दो हमने बेसिक कंडीशन पढ़ी है, एक तो पिछले साल में 182 दिन हो। ठीक है, अगर 182 दिन नहीं है तो दूसरा केस क्या है कि पिछले साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, अगर दोनों कंडीशन में से एक को भी सेटिस्फाई करेगा गाइस, वो बन जाएगा रेजिडेंट। होप सो अभी कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी हमारी थी क्या, एडिशनल कंडीशन, अगर वो दोनों को सेटिस्फाई करता है तभी वो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज हमारा क्या रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। ठीक है, और दो एडिशनल कंडीशन में हमने क्या पढ़ा कि वो एटलीस्ट पिछले 10 सालों में 2 साल हमारे साथ यानी कि इंडिया में रहा हो, और साथ में, अब यहाँ पे एंड लिखा है, एंड का मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को संतुष्ट करता है बच्चे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो हमारा क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो पिछले 10 सालों में 2 साल या पिछले 7 सालों में, यानी कि जो आपका रिसेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर के अंदर वो 730 दिन जो है वो इंडिया में रहा हो, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो नॉट ऑर्डिनरी। कुछ केसेस में जो है, अभी जो हमने ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का केस पढ़ा है, वहां पर कुछ केसेस में कंडीशन जो है 60 डेज वाली कंडीशन है, वो आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, कुछ जो भी बेसिक कंडीशन पड़ी थी ना कि 60 डेज वाली जो है, कुछ कंडीशन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पर वो आपकी एप्लीकेबल नहीं होती, एक्सेप्शन जिसको बोल देते हैं। तो उसके कुछ केसेस दे रखे, पहला एक पर्सन है, यानी कि उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी करी होनी चाहिए, 60 दिन वाली कंडीशन है, इनको फॉलो या इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, नोट एप्लीकेबल रहेगी। कौन होता है वो, एक तो आपका इंडियन सिटीजन रहेगा जो कि इंडिया को लीव कर रहा है प्रीवियस ईयर में फॉर द पर्पज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, मतलब बाहर उसे कोई काम मिल गया उसके लिए वो जा रहा है स्पेशली, मतलब दोबारा लौट के नहीं आएगा एक तरह से, वो आपका इंडिया का रहेगा नहीं। तो पहले वाली जो ये था ना 60 डेज वाली कंडीशन है, यानी कि 60 दिन और 365 दिन में से, मतलब पिछले 4 सालों में
365 और पिछले साल में 60 दिन वाली कंडीशन, ये इनके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा एक जो आपका ये आपका क्रूमैनशिप होता है, ये आपको हो गया एज अ नंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप। ये क्रू वाले जो मतलब ये होते हैं ना शिप के थ्रू ये जो जाते हैं, वो वाली बात इसने बोली है। इंडियन शिप में जो काम कर रहा होगा या मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। सेकंड में इसने बोला है एक और पर्सन बी, जिसके लिए इसने क्या बोला है, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन का अगर कोई भी पर्सन है हु कम्स ऑन विजिट ऑन इंडिया, मतलब सीधी सी बात है, यानी कि उसके नाने कुछ भी मामा ताऊ, मतलब कोई भी ऐसा जो था उसके पैटर्नल अंकल या मैटरनल जो आपके होते हैं नाना नानी है दादा दादी, वो आपके पहले आपके इंडिया में रहते थे और वो अभी बाहर रह रहा है, वो ऐसा पर्सन कोई भी घूमने फिरने के लिए विजिट करने के लिए आता है, उस पर्सन पे भी जो है ये 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अगर वो 60 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई भी कर देते तो भी उसकी इनकम को टैक्सेबल नहीं मानोगे, यानी कि उसे टैक्सेबल करने के लिए आपको ये 182 डेज वाली चीजों को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ये था हमारा कंप्लीट केस कि आपको रेजिडेंट किस केस में मानना है और नॉन रेजिडेंट किस केस में मानना है। तो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, हम सब सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लास्ट में आपका था नॉन रेजिडेंट, आपको बता ही दिया कोई भी नॉन रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो कोई भी बेसिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं, एडिशनल कंडीशन जो आपको दे रखी थी वो आपके सेटिस्फाई। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पहला तो वही कि इंसिडेंस ऑफ इनकम, दो चीजों पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इनकम और रेजिडेंट इनकम। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि किसी भी इनकम को फॉरेन इनकम कब मानोगे, क्योंकि टैक्सेबल हमारी कौन सी होती है कि आपकी इंडियन इनकम होती, तो उसमें आप देखोगे या तो रिसीव या आपको क्या होगी ये अपने अर्न किया, तो वो आपकी क्या रहेगी, एक तरह से इनकम जो है वो आपकी इंडियन इनकम और टैक्सेबल मानी जाएगी। दोनों में से उसने क्या बोला था, अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो इंडियन कंडीशन, अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फॉरेन। फिर हमने देखा कि रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें मैंने आपको बताई दिया रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, अगर दो आपकी बेसिक कंडीशन है दोनों में से एक सेटिस्फाई तो आपका रेजिडेंट हो जाएगा, और दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं तो आपका क्या आ जाएगा नॉन रेजिडेंट। दो बेसिक कंडीशन वही आपकी क्लियर होगी। और इसमें बोला था वही एडिशनल कंडीशन, एडिशनल में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करता, सिंपल सी बात है, दोनों की दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों सेटिस्फाई करेगा तो ऑर्डिनरी, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी। ये कंडीशन हमने पढ़ ली। बेसिक कंडीशन में पहला क्या था, पिछले साल में 182 दिन, और दूसरी कंडीशन में था पिछले साल में 60 दिन, पिछले साल में 60 दिन और पिछले 4 सालों में 365 दिन, ये दो बेसिक कंडीशन थी, उसके लिए छूट थी। 60 डेज की कंडीशन अप्लाई किस पे नहीं होती, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो हाँ करोगे कि जो इंडिया में परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, सिंपल सी बात है, या क्रूमैन वाला आप केस याद कर लोगे, इंडियन शिप में क्रू का मेंबर है वो, फिर आपका इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, कि उसके नाना था, मतलब कुछ भी आपके दादा या उसके नाना वगैरह यहाँ पे रहे और वो घूमने फिरने के लिए आता, तो वो आपकी 60 डेज वाली कंडीशन उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। और एडिशनल कंडीशन में दो थी, दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी था, और उसके लिए मैंने बोला कि रेजिडेंट कब माना जाएगा, अगर वो पिछले 10 सालों में 2 साल और आपका पिछले 7 सालों में 730 दिन अगर रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 7 ईयर में, तो आपका क्या बन जाएगा नोट, मतलब दोनों को अगर सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपकी दो एडिशनल कंडीशन थी, आपको क्लियर होगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी वो आपका नॉट ऑर्डिनरी वाले केस में जाएगा। चलिए, होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कि चीजें कैसी लगी है। फर्स्ट टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपके एक शेयर से सब्सक्राइब से टीचर को मोटिवेशन मिलता है, आप थोड़ा सा करोगे तो टीचर आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ही चीज़ लेके आएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर एक नए सेशन।